नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और आज बड़ा पार्लियामेंट में बड़ा भारी दिन है। आज कई महत्वपूर्ण बिल आने की उम्मीद भी है और इस बीच सरकार ने अपनी तरफ से यह भी साफ कर दिया, जहां तक मणिपुर का सवाल है कि 2 बजे से चर्चा करनी है तो हम तैयार हैं। अब सरकार समय बता रही है कि हम 2 बजे से चर्चा करने के लिए बैठेंगे, विपक्ष आए और हम मणिपुर पर बात करते हैं। इसके अलावा दिल्ली का जो अध्यादेश था, दिल्ली का ऑर्डिनेंस सर्विसेज को लेकर, उसको लेकर सरकार बिल लाएगी या नहीं लाएगी, इसको लेकर के मिक्स्ड सिग्नल्स हैं अभी तक। और आज सोमवार के लिए बिल लिस्टेड था, ये तो पता चला था कि आज वो बिल पेश किया जाएगा लोकसभा में, लेकिन अभी तक उसको लेकर कोई कार्रवाई पार्लियामेंट में होती दिखाई दे नहीं रही है। लेकिन अभी यह भी नहीं कहा जा सकता कि वो बिल आज नहीं भी आएगा। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, आगे की कहानियां हम आपको बताएं आज क्या है आपके लिए। उससे पहले स्वागत करेंगे प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं आज एक बार फिर। प्रदीप जी, आपका बहुत स्वागत है एक बार फिर इंडिया टीवी पर। हमारे साथ सज्जन कुमार जी जुड़ रहे हैं, ऑथर, स्कॉलर और चुनाव विश्लेषक भी हैं। बहुत स्वागत सज्जन आपका आज कहानी कुर्सी की में। और रोज की तरह हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, बहुत स्वागत है आपका भी। तो पहले जल्दी से जरा 4 बड़ी खबरें हम बता दें दर्शकों को, उसके बाद आज की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। पार्लियामेंट में जैसा मैंने आपको बताया, अब चर्चा होगी या नहीं होगी मणिपुर के मुद्दे पर 2 बजे का वक्त सरकार ने दिया है। कार्यक्रम के बीच में ही देखते हैं वहां क्या होता है। दूसरा, दिल्ली का इम्तिहान, दिल्ली का टेस्ट। दिल्ली में दिल्ली को लेकर के जो अध्यादेश केंद्र सरकार लाई थी, क्या बिल की शक्ल में आज पार्लियामेंट में उसे रखा जाएगा? कौन से हाउस में उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, यह भी देखना होगा। लोकसभा में अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो जाहिर है कि वहां कोई दिक्कत नहीं है बिल को पास होने में। असली परीक्षा राज्यसभा की है। लेकिन अब यह थोड़ी देर में साफ हो जाएगा कि दिल्ली का सर्विसेज वाला जो बिल है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरा, 2024 के लिए नरेंद्र मोदी की अपनी अलग तैयारी आज से शुरू हो रही है। कुल मिलाकर 430 सांसदों के साथ अलग अलग बैचेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद शुरू करने वाले हैं, जो आज से शुरू होगा। 2 अलग बैचेस में आज प्रधानमंत्री की मुलाकात कुछ सांसदों से होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के और कई राज्यों के सांसद हैं जिनसे प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। एक सत्र में उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रहेंगे, दूसरे में राजनाथ सिंह रहेंगे। तो क्या मकसद है खास इस मुलाकात का, बात करेंगे। दूसरा, ज्ञानवापी को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने बड़े स्पष्ट शब्दों में, और शायद किसी बड़े नेता ने इतने साफ खुले शब्दों में बयान दिया हो, यह पहली बार है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया, ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो प्रॉब्लम है, दिक्कत है। मस्जिद के अंदर त्रिशूल का आखिर क्या काम है? इसका समाधान यही है कि मुस्लिम समाज आगे आए और स्वीकार करे कि यह ऐतिहासिक भूल है और इसको ठीक करना होगा। तो उन्होंने अपना बड़ा साफ स्पष्ट संकेत दे दिया है, वो कहां खड़े हैं और वो इसका समाधान क्या समझते हैं। और आज की चौथी बड़ी खबर जो है वो ये है कि पूजा पाल, समाजवादी पार्टी की सांसद, पूर्व विधायक स्वर्गीय राजू पाल की पत्नी हैं, समाजवादी पार्टी से फिलहाल विधायक हैं और वो अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं। इसको लेकर खबरें हैं, ये भी चर्चाएं कहीं कहीं चल रही हैं कि उनको अकोमोडेट करने के लिए पहले उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, उनको एमएलसी बनाया जा सकता है, यहां तक कि उनको मंत्री पद भी दिया जा सकता है। इस बात की भी चर्चाएं हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत पर, ये उस सियासत से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर है, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज दिल्ली के अंदर क्या होने जा रहा है। पार्लियामेंट में आज मणिपुर पर क्या चर्चा मुमकिन है, और दूसरा, दिल्ली का जो बिल आना है उसको लेकर के क्या खबर अभी तक आ रही है। तो पहले उससे ही शुरुआत करते हैं। प्रदीप सिंह जी, अभी सबसे पहले बात तो जो बिल को लेकर के असमंजस बना हुआ है, हमने पिछले हफ्ते जब चर्चा कर रहे थे तो खबर आई थी एक दिन कि सोमवार को वो बिल आएगा, तो मान रहे थे कि आज आ ही जाएगा। अरविंद केजरीवाल की भी तैयारी अपनी तरफ से सब विपक्ष को एक लामबंद करने की चल रही थी। अभी तक उसकी कोई चर्चा नहीं सुन रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। आपको लगता है आज आ पाएगा? आ भी सकता है, ये डिपेंड करता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये इसका फैसला हो गया होगा कि आएगा कि नहीं। तो अगर तय हो गया होगा कि आएगा तो आएगा ही, टाइमिंग की बात है, कब स्पीकर उसके लिए समय तय करते हैं। लेकिन जो अभी आपने खबर बताई उससे मुझे लगता है कि सरकार और ज़्यादा आक्रामक तरीके से विपक्ष को मणिपुर पर घेरना चाहती है, कि हम बोलना चाहते हैं, हम बहस कराना चाहते हैं। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा जिसे आप कह रहे हैं उस पर आप बात करने को ही तैयार नहीं है। और आप अपनी जो आपने एक तरह से प्रतिज्ञा की थी या आपकी जिद थी कि पहले प्रधानमंत्री का बयान हो, उसके बाद इस पर बातचीत हो, या किसी भी जो है संसदीय प्रक्रिया में हम हिस्सा लेंगे तभी जब प्रधानमंत्री का बयान हो जाएगा। उससे तो आप पीछे हट रहे हैं। आप तैयार हैं दिल्ली के विधेयक पर चर्चा के लिए, आप तैयार हैं अविश्वास प्रस्ताव पर। अविश्वास प्रस्ताव से पहले तो प्रधानमंत्री का बयान होगा नहीं,
और प्रधानमंत्री उस पर कब बोलेंगे, कितना बोलेंगे, ये उनके ऊपर निर्भर है। उसके लिए आप उनको मजबूर नहीं कर सकते। तो ये जो आपने 8-10 दिन संसद के खराब किए, ये किस लिए खराब किए? और अब तो आपका डेलीगेशन जो है मणिपुर होकर आया है, तो आपके पास जो है वहाँ की ज़मीनी जो भी हकीकत है वो आपको पता है। तो आपका प्रयास होना चाहिए सबसे पहले संसद को बताएं, संसद के जरिए पूरे देश को बताएं कि क्या देख कर आए, क्या हालात लगते हैं, आपको उसका हल क्या, समाधान क्या दिखता है। तो ये सब करने की बजाय आप सिर्फ अगर संसद की कार्यवाही को बाधित करते रहेंगे तो इससे संदेश ये जाता है कि आपके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, आप डिफेंसिव हैं। दरअसल आपके पास तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है, इसलिए आप हंगामा कर रहे हैं। ये बड़ा, जैसा आपने कहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। अब तो सरकार टाइम के साथ बता रही है 2 बजे आइए, हम तैयार हैं चर्चा करने के लिए। रूल बता दिया, रूल 176 के तहत बैठ करके मणिपुर पर बात करते हैं। आप लोग भी होकर के आए हैं, आप भी अपने अनुभव जो है वो हमको बताइए। अब विपक्ष एक्चुअली वही है, अब चूंकि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार हो चुका है तो उससे कम पर उसे कुछ मंजूर नहीं है, और अभी भी वो रूल 267 कि हम बात करेंगे तो उसी पर करेंगे, वही रट लगाए हुए हैं। और उस पर होगा नहीं, उस पर होना मालूम है कि वो होना नहीं है। तो एक तरह से वो चर्चा से भागने का प्रयास कर रहे हैं, ये कह सकते हैं। अभी तक का जो उनका रवैया है वो चर्चा में शामिल होने या चर्चा कराने से ज्यादा चर्चा न हो, मुद्दा बना रहे, इसमें ज्यादा। लेकिन इसमें 2 बातें हो रही हैं साथ साथ। एक तो अविश्वास प्रस्ताव की भी तारीख नहीं आ रही, और दूसरा सरकार बिल धड़ल्ले से पास करा रही है। इस पर भी विपक्ष को ऐतराज है। भाई, अगर अविश्वास प्रस्ताव पर के जरिए ही हमें बात करनी है इस बिल के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर, तो फिर स्पीकर जो है जल्द से जल्द तारीख और डेट और समय हमको बताएं। वो हो नहीं रहा है, और सरकार कह रही है कि बिल तो हम पास करेंगे, आप बता दीजिए कौन सा नियम है जो रोकता है कि बिजनेस नहीं हो सकता उसके अंदर। देखिए, जो नियम, 2 चीजें हैं, एक नियम, एक परंपरा। परंपरा अभी तक ये रही है कि अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जब आता है और स्पीकर उसको स्वीकार कर लेते हैं तो 1-2 दिन में उस पर बहस शुरू हो जाती है। लेकिन जो नियम है वो कहता है कि 10 वर्किंग डेज, 10 वर्किंग डेज में कभी भी इस पर चर्चा कराई जा सकती है। सरकार उस नियम का सहारा ले रही है। सरकार को मालूम है कि एक बार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो गई तो फिर कोई बिजनेस होने नहीं देगा विपक्ष। तो इसलिए वो इस मौके का फायदा उठाकर अपना लेजिस्लेटिव बिजनेस जो है उसको आगे बढ़ाना चाहती है। उसको, ये तो वो 10 दिन की मियाद में तो अगला आने वाला सोमवार भी शामिल है। हाँ, तो उसी की संभावना ज्यादा लग रही है कि अगले सोमवार तक। ये निर्भर करता है कि सरकार का जो लेजिस्लेटिव एजेंडा है वो कितना पूरा होता है। तो ये वैसे देखें, अगर आप पूरा पार्लियामेंट के हिसाब से आप देखें, ठीक है, बिल पास हो रहे हैं, लेकिन संसद का तो कोई मतलब नहीं रह गया ना। आप बात कर नहीं पा रहे, 8-10 दिन से लगातार आप हंगामा कर रहे हैं। ऐसा देखें तो अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार तिथि को लेकर कोई जवाब नहीं दे रही, वो प्रधानमंत्री के आने पर अड़े हुए हैं। मतलब नुकसान तो देश का ही हो रहा है ना, करोड़ों रुपया देश का। बिल्कुल। और जो गठबंधन बना है INDIA, उसमें भी मतभेद है। जो फ्राइडे को बैठक हुई, शुक्रवार को बैठक हुई, उसमें जयराम रमेश ने कहा कि भाई हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल पर बोलना चाहते हैं, उस बिल को हम कैसे ऐसे पास होने दें बिना विरोध के। इसके अलावा जो है वो RSP के प्रेमचंद्रन है, उन्होंने कहा कि हम स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट अमेंडमेंट बिल पर बोलना चाहते हैं। तो अलग अलग पार्टियों के जो सरोकार के मुद्दे हैं उन पर वो बोलना चाहते हैं। लेकिन ये जो अपने ऊपर लाद लिया है विपक्ष ने एक शर्त कि जब तक प्रधानमंत्री इस पर नहीं बोलेंगे तब तक जो है कोई चर्चा नहीं होगी, किसी चर्चा में हम शामिल नहीं होंगे, उसका नुकसान विपक्ष को भी हो रहा है, देश को भी हो रहा है। मतलब एक चीज तो आप साफ कह रहे हैं कि आज भी कोई उम्मीद लगती नहीं कि बात हो पाए मणिपुर पर, या पार्लियामेंट चल पाए। अब इसके कोई आसार दिखाई तो नहीं दे रहे अभी तक, फिलहाल तो कम से कम। अब दूसरा जो बिल लाने वाली बात थी, दिल्ली से जुड़ा बिल आएगा कि नहीं आएगा, इसको जो आपने कहा ना कि अगर वो बिजनेस में शामिल है तो होगा। खबर ये है हमारे पास कि ऑफिशियली जो बिजनेस की लिस्ट है उसमें वो बिल नहीं है, लेकिन सरकार ऑफ रिकॉर्ड कह रही है कि हम ला सकते हैं। क्या मुमकिन है? तो सप्लीमेंट्री एजेंडा आ सकता है, वो स्पीकर पर डिपेंड करता है। तो सरकार ने भी इसको बीच में छोड़ा हुआ, लिम्बो में है। हाँ, तो सरकार भी जो है, मतलब दोनों पक्ष एक दूसरे से खेल रहे हैं और नियमों के आधार पर खेल रहे हैं। वो 267 पे अड़े हुए हैं और सरकार 10 दिन का जो नियम है उसका सहारा ले रही है। तो कुल मिलाकर जो गतिरोध है वो बना हुआ है, उसके टूटने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। अच्छा हर्षवर्धन जी, देखिए पार्लियामेंट तो आज भी नहीं चल पा रही है। सरकार कह रही है 2 बजे चर्चा शुरू कीजिए, आइए बैठते हैं, हम भी तैयार हैं।
प्रदीप जी ने बता ही दिया कि उस पर विपक्ष का रवैया अभी क्या है। दूसरा, दिल्ली के बिल वाली बात जो है वो भी अभी क्लियर नहीं हो पा रहा, कंफ्यूजन कि आज आएगी, वो बिल आज आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया। ये खेल चल रहा है क्या पार्लियामेंट के अंदर, सरकार विपक्ष से, विपक्ष सरकार से, नियमों का, कभी तिथियों का, बस एक दूसरे को ऐसा लग रहा है कौन कितना चढ़ा पाए। नहीं, निश्चित तौर पर। और एकदम वो कहे ना जो मुहावरा है, तू डाल डाल में पात पात, तो वही संसद में होता दिख रहा है। लेकिन क्या ये किसी भी लोकतंत्र में अच्छा है क्या? मुझे लगता है कि बहुत शर्मसार करने वाले जो घटनाक्रम हो रहे हैं। जब 20 तारीख को संसद का सत्र शुरू हुआ तो उस दिन हम लोगों को एक उम्मीद बंधी थी, देश के हर नागरिक को एक उम्मीद बंधी थी कि इस सरकार की जवाबदेही तय होगी और तय होनी चाहिए बिना किसी संदेह के। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए थी। और जवाबदेही तय होने के लिए जगह कौन सी है? वो है संसद के दोनों सदन। लेकिन कमाल की बात देखिए कि जिस चर्चा को हम लोगों को पहले दिन सुनने की इच्छा थी, आज 11 दिन बीत गए और कार्य दिवस के लिहाज से कहें तो 9 दिन हो गया, आज भी ये तय नहीं हो पा रहा है। और हम लोग जब अभी डिबेट में, टीवी डिबेट में जो विपक्षी दल के नेता हैं, वो जो गठजोड़ है INDIA, उसके नेता उनको सुनते हैं तो वो अभी तक ये कह रहे थे अच्छा चलो ठीक है, नियम अपनी जगह है, आके नेता बोले तो सरकार की तरफ से कि भाई आज चलिए, आज हम चर्चा करने वाले। आज पीयूष गोयल ने साफ साफ कहा कि 2 बजे से हम ये चर्चा करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अगर जरा सी भी संवेदनशीलता विपक्ष में बची हो, और ये देश के लोगों को भी अब बोलना चाहिए, कहना चाहिए कि अगर जरा सी भी संवेदनशीलता बची है तो आज इस पर बात करें। और यहां एक बात समझिए, आपने कह दिया कि हम तो पीएम को मजबूर कर चुके हैं, अविश्वास प्रस्ताव पर उनको बोलना ही पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं कि आप ये चर्चा तो होने दीजिए, आपके सांसद लौट के आए हैं, कुछ नई बात बताइए, कुछ आपको कुछ लगा हो कि ये होना चाहिए था, नहीं हुआ, आप राज्यपाल से मिलकर आए हैं, इतनी चीजें आप करके आए हैं, उसके बावजूद अगर आपके पास बोलने के लिए नहीं है तो कहीं न कहीं कुछ आपके मन में भी डर है, और या तो आप संवेदनहीनता का भौंडा प्रदर्शन कर रहे हैं जो देश के लोकतंत्र के लिए तो अच्छा नहीं। मणिपुर में तो काम कर चुके हैं सज्जन, मणिपुर को लेकर के अभी फिलहाल जो माहौल बनाया जा रहा है, मणिपुर के बहाने खेल हो रहा है क्या? मतलब केवल मणिपुर की बात करना बहाना है, बस यहां अपना अपना एजेंडा सेट करना है। देखिए, ये मणिपुर की स्थिति अगर आप देखें तो पूरे मणिपुर ही नहीं, जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ पे सोसाइटी का प्रॉब्लम एथनिक लाइंस पे बटा हुआ है। अब जो समाज का प्रॉब्लम है, जो एथनिक प्रॉब्लम है, उसको बीजेपी वर्सेस अपोजिशन के रूप में प्रस्तुत करना अपने आप में अपरिपक्वता है। और अपोजिशन जिस तरीके से एजिटेशनल मोड में है, देखिए संसद में क्या होता है कि 2 तरीके के लोकतांत्रिक प्रणाली है। एक की विपक्ष को अधिकार है कि वो विरोध करे, सरकार को घेरे, लेकिन सरकार को भी जनता का मैंडेट मिला हुआ है और संसद को चलने देना चाहिए। तो मणिपुर का अगर सॉल्यूशन चाहते हैं तो उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है, म्यांमार से बॉर्डर का मामला है, ड्रग का मामला है, एथनिक मामला है, कोई नया मामला नहीं है। आफ्सपा को हटाया गया है क्योंकि वहां पे डिमांड था, उसके हटाने से जो स्थानीय पुलिस है वो उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो एक दुविधा है। तो कोई आसान सा समाधान नहीं है। तो अगर विपक्ष सही में समाधान को लेके, मणिपुर को लेके बहुत गंभीर है, तो इसके लिए किसी तरह की जिद की आवश्यकता नहीं है कि प्रधानमंत्री इतने समय बोलेंगे, उनके हिसाब से बोलेंगे, जिसकी कोई बाध्यता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि मणिपुर का जो मसला है, उस पर जो एक जिद वाली जो रूप है विपक्ष की, वो आने वाले चुनाव की तैयारी की तरफ ज्यादा इशारा कर रहा है, और मणिपुर की समस्या की गंभीरता के हिसाब से उसका कोई समाधान हो, इस तरह की कोई मंशा दिख नहीं रही है। चलिए, ये तो दोनों खबरें हैं, इनका क्या होने जा रहा है आज हमको इस कार्यक्रम के बीच में ही पता चल जाएगा। 2 बजेंगे, पता चल जाएगा विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है, होता है या नहीं होता है। और दूसरा, दिल्ली वाला बिल जो है वो आज पार्लियामेंट में पेश होगा या नहीं होगा, इसको भी लेकर खबर थोड़ी देर में आपके सामने हम साफ कर देंगे। लेकिन इस INDIA अलायंस का खासकर दिल्ली में होगा क्या, इसको लेकर एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर चल रही है। बड़े अखबार में खबर ये छपी प्रदीप जी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे बात की अरविंद केजरीवाल से, और अरविंद केजरीवाल को देखकर का बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि इन्होंने तो बगैर किसी ईगो के, बगैर किसी मन में कोई अहंकार लिए मुझसे बात कर ली सहज स्वभाव से। और उसमें और ज्यादा खबर यह कहती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अब बैठक बहुत हो गई, अब आगे की बात करनी चाहिए। मेन बात तो है कि हमारा आपका सीटों का क्या होगा। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी 2 सीटें उनसे चाहती है, और चाहती है 5 सीट आप लड़ लें, 2 हम लड़ लेंगे। पंजाब में 5 और 8, और 5 और 8 लोगों को लगता होगा 8 अपने लिए मांगी होगी, नहीं, वो 5 अपने लिए मांग रही है कांग्रेस पार्टी। जूनियर पार्टनर बनने के लिए तैयार है अगर अरविंद केजरीवाल तैयार हो जाए।
जो उस खबर में नहीं है, उस खबर के पीछे की बात, वो ये शर्त निश्चित रूप से होगी कि फिर आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। कांग्रेस को क्या फ़ायदा है इसमें? कांग्रेस को फ़ायदा, मतलब दिल्ली के लिहाज से देखें तो फ़ायदा है कि 2 सीट लड़ने को मिल रही, हो सकता है जीत जाएं, 2 में से 1 भी जीत जाएं तो बड़ी बात होगी। अभी तो कोई संभावना दिखती नहीं है। लेकिन पंजाब में नंबर 2 हो जाना कांग्रेस का, इसका मतलब वो उसी हालत में पहुंचेगी धीरे धीरे जहां दिल्ली में है। तो इसलिए जो है कांग्रेस जिस तरह से झुककर आम आदमी पार्टी से समझौता कर रही है, ये उसकी कमजोरी का लक्षण है। अब ये कमजोरी क्यों है? आप इस बात को समझिए कि ये 75 साल में पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस लगातार 9 साल से सत्ता से बाहर है। 9.5 साल हो गए, अब चुनाव होते होते 10 साल होंगे और इस बार भी जो है सत्ता में बीजेपी के आने की संभावना है। तो 15 साल सत्ता से बाहर रहकर टिके रहना राजनीति में, जब आपके पास कोई वैचारिक आधार न बचा हो, बहुत मुश्किल होता है। बीजेपी सरवाइव कर गई क्योंकि आरएसएस साथ था, क्योंकि एक विचारधारा साथ में थी, विचारधारा से जुड़ाव था, इसलिए बीजेपी जो है इतने लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहकर सरवाइव कर सकी। तो कांग्रेस को लग रहा है कि ये हमारे सर्वाइवल का चुनाव है, ये करो या मरो वाला चुनाव है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज करो लेकिन राजनीतिक रूप से प्रासंगिक राष्ट्रीय राजनीति में बने रहो। इसके लिए वो किसी से भी समझौता करने को तैयार। अगर ये खबर इसीलिए वो कह रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद, कि हमको प्रधानमंत्री पद नहीं चाहिए। ये बड़ा खतरनाक संकेत है। मान लीजिए, कल्पना के लिए मान लीजिए अगर गठबंधन को बहुमत मिल जाता है और कांग्रेस का प्रधानमंत्री नहीं बनता है, तो ये सरकार 6 महीने भी नहीं चलेगी, वैसे भी नहीं चलेगी 5 साल। लेकिन अगर कांग्रेस का नहीं होगा, सबसे बड़ी पार्टी का अगर प्रधानमंत्री नहीं होगा, तो सरकार नहीं चलेगी। देखिए, कुछ तो अपना पुराना ट्रैक रिकॉर्ड हर पार्टी दिखाती होगी सीट शेयरिंग में। दोनों राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पार्टी थी 2019 के चुनाव में, बड़े मार्जिन से थी। पंजाब में तो नंबर 1, पंजाब में तो नंबर 1 पार्टी थी, सीटें उनकी 8 सिटिंग है। हैरानी इस बात की है कि वहां पर भी वो कह रहे हैं कि आप 5 लड़ लीजिए, 3 हम लड़ देंगे। इसलिए कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे है। उनको लग नहीं रहा है कि पंजाब में उनके साथ उनका कुछ होने वाला है। और अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि हम तो 13 की 13 जीत सकते हैं। वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल वहां पंजाब में है। तो इसलिए अकाली दल, ये कॉन्फिडेंस मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने पहुंचा दिया वहां पर। हो सकता है केजरीवाल सोच रहे हैं बड़ा हार्ड बार्गेन मुझसे करेंगे। अब जब आते ही पहले ही वो उनसे कम सीटों पर राजी हैं और दिख रहे हैं, 2 तो दिल्ली में मांग ही रहे हैं। अब केजरीवाल क्या कहें उनसे, नहीं 2 नहीं आप, हम आपको 1 देंगे। नहीं, दिल्ली में तो मान जाएंगे केजरीवाल, लेकिन पंजाब में मुझे लगता है कि 5 भी देने को तैयार नहीं होंगे। तो उनको समझ में आ गया कि दबे हुए हैं, उनको और दबाया जा सकता है, इनसे और निकाला जा सकता है। तो केजरीवाल ज्यादा हार्ड बार्गेन करेंगे बजाय मल्लिकार्जुन खड़गे के। जी, और अभी जो आप बात कर रहे थे कि केजरीवाल उनसे शर्त रखेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे कि आप विधानसभा नहीं लड़ेंगे आने वाले चुनावों में, खबर ये कह रही है कि केजरीवाल ने कहा है कि फिर आप हमें राजस्थान में और हरियाणा में भी सीटें दीजिए, लोकसभा की सीटें दीजिए। गोपाल राय बयान दे चुके हैं कि हमारा समझौता सिर्फ लोकसभा के लिए है, हम राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। ये विधानसभा के लिए कोई समझौता नहीं है। ये बयान दरअसल एक प्रेशर टैक्टिक्स है कि दबाव डालो कि कांग्रेस जो है समझौते की मेज पर आए कि अच्छा ठीक है, आप यहाँ मत लड़िए, इसके बदले में हम ये देंगे। तो कांग्रेस क्या राजस्थान में भी कंसीड करेगी, क्या छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी जगह देगी? तो वो धीरे धीरे एक तरह से आम आदमी पार्टी जिसको खत्म करना चाहती थी उसको बढ़ाने जा रही है जी, उसको बड़ा करने जा रही है। तो अब आप इससे कांग्रेस की मनस्थिति का अंदाजा लगाइए। ग्रैंड ओल्ड पार्टी को केजरीवाल घुमा रहे हैं इस तरीके से, खबर देखकर हैरानी हुई। नहीं, मुझे तो अब लग रहा है कि अभी इस वक्त कांग्रेस के जो लोग इस खबर को सुन रहे होंगे या पहले पढ़ चुके होंगे, अभी सुन रहे होंगे, तो उनके मन पर क्या बीत रही होगी। और विशेष करके हम जिस राज्य से आते हैं उत्तर प्रदेश, इसी तरह से तो कांग्रेस की गति हुई थी, एकदम यही तरीका था। ऐसे ही गठजोड़ होना शुरू हुआ, ऐसे ही पार्टी की इच्छा के विपरीत ऊपर से कहा गया कि नहीं ये करना है, और पार्टी धीरे धीरे खत्म होती गई। यहां तक कि पिछले विधानसभा चुनाव में तो बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी तय कर लिए थे और बड़े
जिसको कहते हैं ना कि छात्र राजनीति से निकले हुए लोग, कई जगह पुराने लोग, उनको तैयार कर लिया था। अंत में क्या हुआ? नहीं भाई, समझौता हो गया, कांग्रेस लड़ेगी नहीं, इतनी ही सीट मिल रही। कांग्रेस पार्टी उसी दिशा में एक तरह से कहें कि फिर से जाती हुई दिख रही है। अब दिल्ली में निश्चित तौर पर वो इतनी खत्म है, 4% वोट बहुत एक तरह से कहें कि नॉमिनल होता है, वहां पर उसे लग रहा है कि हम कुछ तो हासिल करें। लेकिन लोकसभा में दूसरे नंबर की पार्टी, और यहां एक जो सबसे बड़ा, जिसको मैं कह रहा हूं कि जो सबसे बड़ी गड़बड़ी कर रही है कांग्रेस पार्टी, कर्नाटक के बाद सेंटिमेंट इसलिए नहीं हाई है कि एक राज्य जीत गए, देश को लग रहा है कि नेशनल ऑप्शन के तौर पर, एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर भाजपा के सामने कांग्रेस है। अब कांग्रेस कह रही कि नहीं भाई, हमसे तो बेहतर ये है, ये पंजाब में है, दिल्ली में है, और अगर 2 और 5 सीटों पर ये मान जाएंगे तो आप यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी इनको 20 सीटों पर हराएगी, और जो नेशनल राजनीति वाले लोग हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े थे, वो शायद पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे। बड़ी गलती कांग्रेस करने जा रही है। सज्जन का एक कमेंट इस पर, फिर मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। दिल्ली में दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत तो एसेस कर रखी होगी। कांग्रेस पार्टी अपने आप को इतना कमजोर मान रही है कि अरविंद केजरीवाल से कह रही है कि हम कम सीटों पर लड़ने के लिए पहले ही राजी हैं। देखिए, इसमें आप क्लियरली देखेंगे कि कांग्रेस की प्रॉब्लम यह है कि वो भस्मासुरों से आशीर्वाद लेना चाह रही है। कांग्रेस की जो दुर्गति थी, जो अभी कहा गया, वो चाहे दिल्ली में या यूपी में या आप कहीं भी देखें, वो इन्हीं पार्टियों के कारण हुई है। केजरीवाल से लेके आप देख लें, समाजवादी पार्टी, राजद, इन सब के कारण। अब सवाल यह है कि आपका जितना भी जनाधार है वो तो आम आदमी पार्टी ने पहले ही ले लिया है, तो अब आप उनके साथ आएंगे तो कितना कुछ जुड़ेगा। ये भी दिखाता है कि ऊपर से जो कांग्रेस की रणनीति है वो ये है कि भले ही राज्य के स्तर पे विधानसभा चुनाव में हमें कुछ भी हमारा आधार खत्म हो जाए, लेकिन लोकसभा में कुछ गिनती के लिहाज से हमारा वो सीट बढ़ जाए। और इसका कारण यह भी है कि आप देखें कि पिछले 2 सालों में कांग्रेस में बहुत सारे लेफ्ट के जो सलाहकार हैं वो काफी शीर्ष स्तर पे गए हैं जी। अब वो आम आदमी पार्टी हो या वो कांग्रेस के लिए समर्पित नहीं है। उनका सीधा ये है कि भाई कोई भी जीते, कांग्रेस भले ही लॉन्ग टर्म में हाशिए पे जाए, बट किसी तरीके से गिनती के लिहाज से सीटें विपक्ष की बढ़ जाए। इस कारण से देखें कि लॉन्ग टर्म में कांग्रेस के रिवाइवल की जो भी उम्मीद थी वो पिछले 2 महीने में आप देखेंगे खत्म हो रहा है। चाहे ऑर्डिनेंस के मामले में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना, चाहे ये समझौते की बात जूनियर पार्टी के तौर पर करना, ये सीधा दिखाता है कि कांग्रेस अपने आधार को वापस नहीं पाना चाहती और इससे कुछ जमीन पे बहुत ज्यादा लाभ देखिए, इसमें एक तो उन्होंने मान लिया कि भाई हम अकेले तो नहीं हरा सकते जी, अकेले तो, लेकिन आम आदमी पार्टी भी नहीं हरा पा रही है। 2 चुनाव से तो नहीं हरा पा रही। मुझे लगता नहीं वो इस मुगालते में भी होंगे कि हम अकेले लड़ेंगे तो दिल्ली में फॉर एग्जांपल हम हरा लेंगे। तो फिर ये मानना कि हमें साथ तो चाहिए लेकिन इसको बड़ा बना करके चलो, ये कौन सी नई राजनीति है? या और ये जब आपका अपने से भरोसा उठ जाता है तब आप इस तरह के कदम उठाते हैं। ये जो सज्जन जी ने बात कही बिल्कुल आत्मघाती कदम है, ये भस्मासुर पैदा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के सामने जो कांग्रेस के सामने समस्या है, दूसरी तरह से केजरीवाल के सामने 2 लोकसभा चुनाव हो गए। पहले लोकसभा चुनाव में पंजाब से 4 सीट मिली थी, दूसरे में 1 सीट मिली। तो नेशनल पॉलिटिक्स का उनका जो सपना है वो 1 सीट से तो पूरा नहीं हो सकता है, तो उनको नेशनल पॉलिटिक्स में रेलेवेंट बने रहना है। तो इसलिए समझौता करने को तैयार है, अपना बेस बढ़ाने को तैयार है कि कमज़ोर है इस समय कांग्रेस, उसको दबा सकते हैं, सीटें ले सकते हैं। उसके इलाके में जहां उसका मतलब सीधी लड़ाई केवल भाजपा और कांग्रेस से, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़, वहां अगर 1-2 सीट भी अगर केजरीवाल को मिल जाती है तो केजरीवाल का कद बढ़ता है। तो ये एक उम्मीद बनती है कि ये इमर्जिंग पार्टी है, उभरती हुई पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर आगे चलकर आ सकती है। इस उम्मीद को जिंदा रखना चाहते हैं केजरीवाल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।